Hello students, welcome to Desert Rose Psychis. Myself Ali Hassan, and today the topic of discussion is mood disorders. चलें स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जब मूड देखता है तो वो चार चीज़ों को साथ रखता है, यानी मूड का जो एग्जामिनेशन है चार हिस्सों में होता है। फर्स्ट है सब्जेक्टिव मूड, सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थर्ड है ऑटोनोमिक एक्टिविटी और फोर्थ है थॉट कंटेंट। एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट है सब्जेक्टिव मूड। इसका मतलब होता है पेशेंट या क्लाइंट का अपना बताया हुआ मूड। अब साइकोलॉजिस्ट को सबसे पहले क्लाइंट से खुले अंदाज में पूछना चाहिए, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्लाइंट खुद अपनी बात बता सके। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट पूछे कि आप आजकल कैसा महसूस करें, या आपके अंदर की कैफियत आजकल कैसी रहती है। अगर क्लाइंट साफ जवाब ना दे, यानी बात घुमा दे या बस टाल दे, तो साइकोलॉजिस्ट फिर आसान क्वेश्चन करे, आप ज़्यादातर खुश रहते हैं या उदास। अगर क्लाइंट बताए कि वो उदास है तो साइकोलॉजिस्ट फिर पूछे, कितना उदास, क्या आप खुद को इस कैफियत से निकाल सकते हैं। अगर सामने वाला डिप्रेस मूड बताए तो साइकोलॉजिस्ट को ये सवाल ज़रूर करने चाहिए, जब आपको ऐसा लगता है तो आप क्या सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में आपको, या आप कैसा महसूस करते हैं। क्या कभी आपको बिल्कुल नाउमीदी महसूस होती है। अगर क्लाइंट इस पर हाँ कहे तो साइकोलॉजिस्ट फिर पूछे, क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीने की काबिल नहीं। और अगर यहाँ भी हाँ हो तो फिर साइकोलॉजिस्ट को खुदकशी के बारे में सवाल करने चाहिए, मतलब सुसाइड के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड पर, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ मूड, मतलब साइकोलॉजिस्ट का क्लाइंट को देख कर समझना। मूड, याद रखिएगा, सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं पता चलता। मूड चेहरे, बैठने के अंदाज और मूवमेंट से भी नज़र आता है। उदासी, घबराहट, खुशी, ये सब फेस के या एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज मतलब जिस्म के अंदाज, मूवमेंट, ये सब मूवमेंट में आते हैं, हर चीज़। अब आम नॉर्मल मूड ऐसा होता है कि वो बात और हालात के साथ बदलता रहता है। कभी कभी आदमी सीरियस, कभी लाइट, कभी खुश, कभी उदास। ये तब्दीली कॉमन होती है, इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट दो बातें खास तौर पर नोट करता है। फर्स्ट है इंटरव्यू के दौरान क्लाइंट का ज़्यादा हिस्सा किस मूड में गुजरता है। दूसरा, मूड कितना बदलता है, क्या ये तब्दीली कॉमन है, मतलब मुनासिब है, और ये तब्दीली किस तरफ जा रही है। कभी कभी क्लाइंट उदासी, उलझन या शक वाली कैफियत मानता ही नहीं, हालांकि सारे सिम्टम्स साफ बता रहे होते हैं कि ये बातें इसके अंदर मौजूद हैं। खास तौर पर बाद क्लाइंट जानबूझकर डिप्रेशन छुपाते हैं, वो सवालों का जवाब नहीं देते। साइकोलॉजिस्ट को ये चीज़ मोहतात करती है, क्योंकि इससे सुसाइड का खतरा बढ़ सकता है। उदासी डिप्रेशन में आती है, मगर सिर्फ उदास होना खुद में एक डिसऑर्डर नहीं है। रो देना उदासी के साथ आम है, कॉमन है। और कभी रोना सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने का एक तरीका भी होता है। अगर डिप्रेशन हल्का हो तो क्लाइंट का मूड कभी कभी बेहतर भी हो जाता है, खास तौर पर जब कोई दिलचस्प या मज़े वाली बात सामने आ जाए, यानी मूड हालात के साथ बदलता है। इसी मैनी में इसे हम रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं, या रिएक्टिव डिप्रेशन कहा जाता है। अगर डिप्रेशन बहुत शदीद हो तो रोना कम होता है और क्लाइंट का मूड एक ही तरह उदास रहता है, इसमें आम मूड जैसी तब्दीली नहीं होती। कभी ये कैफियत ऐसे लगती है जैसे क्लाइंट के जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल मध्यम हो गए हों। इसे साइकोलॉजिस्ट गलती से अफेक्टिव ब्लंटिंग समझ सकता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। कभी क्लाइंट या पेशेंट ये भी कहता है कि वो अब कुछ महसूस नहीं कर पाता, वो घर वालों या दोस्तों की परवाह भी नहीं करता या नहीं कर पाता, यानी इमोशन जैसे ख़त्म हो गए। मुस्कुराना और हंसना खुशी के साथ होता है, और जब खुशी वाली हंसी हो तो इसमें दूसरों को भी हंसा देने वाली बात होती है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आदमी अंदर से खुश नहीं होता, मगर माशरे को देखते हुए बस नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखता है। यह जो हंसी है ना, ये हकीकी एक हैप्पीनेस नहीं होती, याद रखिएगा। अब मैनिया वाला जो पेशेंट होता है हमेशा खुश नहीं होता। हाँ, हमें तो यही बताया गया है कि हमेशा खुश होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई इसकी एक्टिविटी रोकने की कोशिश करे तो वो चिड़चिड़ा और बेसब्रा हो सकता है। अब चिड़चिड़ापन अक्सर हर तरह के मूड डिसऑर्डर में देखा जाता है। कभी
पेशेंट का मूड बहुत जल्दी बदलता है, वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता, इसे हम लेबल मूड कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट के जज्बात जो होते हैं, मतलब इमोशंस, मौके के खिलाफ होते हैं, यानी बात उदासी की हो और पेशेंट हंस रहा हो, इसे हम क्या कहते हैं, इन अप्रोप्रिएट इनकॉन्ग्रेंस अफेक्ट कहते हैं। और कभी पेशेंट के जज्बात जैसे दब जाते हैं, यानी इमोशंस की ताकत कम हो जाती है, इसे हम ब्लंटिंग ऑफ इफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फिर थर्ड है ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जिस्म के जो अंदरूनी अलामतें हैं। अब मूड के बदलने के साथ जिस्म के अंदर भी तब्दीली आती है, ये तब्दीली जिस्म के ऑटोनॉमिक सिस्टम में होती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि किसी से हाथ मिलाते हो उसकी हथेली ठंडी और पसीने वाली होती है, ये भी इसी का एक पार्ट है। अगर जिस्म में बेचैनी, जोश ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज एरोजल, तो कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे पसीना आना, दिल का तेज धड़कना, मुंह खुश्क होना, तेज तेज सांस लेना, बार बार पेशाब आना। अब ये जितने भी सिम्टम्स हैं मेंटल एग्जामिनेशन के दौरान नज़र आ सकते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में भी कुछ चीज़ें बढ़ जा सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, दिल की रफ्तार तेज़ हो जाना, पेट का मोटा हो जाना। तो ज़्यादा बेचैनी वाली कैफ़ियत अक्सर इन डिसऑर्डर्स में होती है जिनमें घबराहट शामिल हो, जैसे एंजाइटी स्टेट, डिप्रेसिव इलनेस और शिज़ोफ्रेनिया की एक्यूट और क्रोनिक कंडीशंस, ये चीज़ें इसमें आती हैं। लास्ट है थॉट कंटेंट। अब इसमें क्या होता है, ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, इसको मैं सिर्फ अभी इंट्रो के तौर पर समझाऊंगा क्योंकि ये इसका पार्ट है, और आगे मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। अब कंटेंट थॉट में क्या होता है, इसमें इंसान के ज़हन में क्या चल रहा है, ये बात हमें ज़्यादातर उसकी बातचीत से समझ आती है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान का जो बिहेवियर भी उसके ख़्यालात को ज़ाहिर कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि अमल अल्फ़ाज़ से ज़्यादा बोलता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, क्लाइंट कहता है कि वो किसी पर शक नहीं करता, लेकिन बार-बार कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। अब ये अमल बता देता है कि क्लाइंट जब पेशेंट के दिल में शक मौजूद है, चाहे वो ज़बान से इनकार करे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और बेटा फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू।